मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 13 मई 2021। 13 मई 2021 को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ आज हम लोग संविधान के निर्माण में पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 2 पे देखेंगे क्या क्या आगे हुआ है। हम लोगों ने देख लिया था बक्सर के युद्ध तक। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, स्पेस एक्स द्वारा 2022 में, कब 2022 में लॉन्च होने वाला चंद्र मिशन, कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन डॉग 1। कौन सा मिशन? डॉग 1। डॉग 1 में किस क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होगा? डॉग 1 में किस क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग होगा? ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। स्पेस एक्स द्वारा 2022 में लॉन्च होने वाली चंद्र मिशन पर, कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन है। तो उसमें कौन सा मिशन, चंद्र मिशन में कौन सा भेजा जाएगा? डॉग फर्स्ट, जिसमें किस करेंसी का प्रयोग हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी का। किस करेंसी का? क्रिप्टो। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन डॉग कॉइन और बिटकॉइन। तो इससे तो पता ही चल रहा है डॉग 1 तो किसके द्वारा भेजा रहा है? स्पेस एक्स के द्वारा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ये डॉग कॉइन होती क्या है? हम लोगों ने देखा होगा एक इस तरह की, ये डिजिटल कॉइन होती है। जो क्रिप्टो कॉइन होती है, कौन सी कॉइन होती है? डिजिटल कॉइन। ठीक है, इसको हम लोग पॉकेट में रखे हुए पैसे के जैसे इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। ये डिजिटल होती है। ठीक है, इसको हम लोग केवल अपने आवश्यकता की वस्तुओं को लेन देन में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्रिप्टो कॉइन में डॉग का फेस होगा। ठीक है, क्रिप्टो कॉइन में जो ये डॉग कॉइन है, इसमें इसके डॉग का फेस होगा, उसी को डॉग कॉइन कहा जाएगा। अब ये ऑप्शन दूसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन ऑप्शन है, इसको भी हम लोग देख लें। बिटकॉइन पर आरबीआई ने, किसने? आरबीआई ने रोक लगाई थी। किसने रोक लगाई थी? आरबीआई ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। ठीक है, किसने निरस्त किया? सुप्रीम कोर्ट ने। रोक किसने लगाई थी? आरबीआई ने। किस पर? बिटकॉइन पर। और स्पेस एक्स, हम स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स एलॉन मस्क। किसकी है? एलॉन मस्क की। ये कहां पर है? स्पेस एक्स कहां की कंपनी है? अमेरिका की। स्पेस एक्स अमेरिका कंपनी है। किसकी है? एलॉन मस्क की। तो और स्पेस एक्स के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 143 सैटेलाइट को छोड़ने का। ठीक है, कितने? इसको नोट कर लीजिएगा, 143 सैटेलाइट को छोड़ने का स्पेस एक्स के द्वारा एलॉन मस्क की कंपनी के रिकॉर्ड बना दिया है, 143 सैटेलाइट छोड़ के। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? भारत के नाम, जिसने 104 सैटेलाइट छोड़ा था। कितना? 104। ठीक है, ये छोड़ा था किसने? भारत ने। इससे पहले भारत के नाम था। चलिए तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न, रूस ने, किसने? रूस ने किस वैक्सीन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका कोरोना में केवल 1 डोज लगेगा? कितना डोज लगेगा? 1 डोज। ये ध्यान करिएगा, अब तक जितनी भी कोरोना की वैक्सीन बनी है सबके 2-2 डोज थे। वो या तो भारत की हो, रूस की हो, चीन की हो या कनाडा, कहीं की भी हो, सबके 2-2 डोज लगते थे। लेकिन अब जो रूस ने लॉन्च कर दिया है, इस पे क्या लगेगा? 1 डोज केवल लगेगा। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है। स्पुतनिक लाइट, फाइजर बायोटेक, सिनोफार्म, 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। कौन सा? इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। कौन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, स्पुतनिक लाइट को लॉन्च किए गए। इसका जो कोरोना पे असर है ये 80% तक
कम कर दे रहा है। कितना परसेंट? 80% तक कम कर दे रहा है। कोरोना के इलाज में ये 80% तक कारगर है। रूस की एक और वैक्सीन थी जिसका नाम स्पुतनिक वी था। क्या था? स्पुतनिक वी, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन थी। क्या थी? विश्व की प्रथम वैक्सीन जो युवाओं के लिए बनाई गई थी, विश्व की प्रथम वैक्सीन थी। स्पुतनिक लाइट भी रूस की है, जिसका 1 डोज लगेगा। कितना डोज लगेगा? 1 डोज। इसको भारत में, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, उसको भारत में बुलाया जा रहा है। भारत में भी अब इसका वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बाकी आगे के ऑप्शन की तरफ। आगे का ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आगे का ऑप्शन है फाइजर बायोटेक। फाइजर बायोटेक हाल ही में कनाडा के द्वारा, किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा फाइजर बायोटेक को लॉन्च किया गया है। ये 12 से अधिक के बच्चों के लिए, 12 से अधिक के बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन है? फाइजर बायोटेक। और यह विश्व की प्रथम बच्चों के लिए बनी हुई वैक्सीन है। विश्व की प्रथम बनी हुई वैक्सीन कौन सी है? फाइजर बायोटेक। इसको अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका में भी लगेगा ये वैक्सीन। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सिनोफार्म। सिनोफार्म किसकी है? सिनोफार्म किसकी है? चीन की। किसकी है? चीन की। चीन की है। ये चीन की प्रथम वैक्सीन है। ठीक है, जिसको WHO ने आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए कह दिया है। WHO। अब WHO आ गया तो WHO के बारे में जान लें। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO, WTO और रेड क्रॉस। ठीक है, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? इन तीनों का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका शॉर्ट फॉर्म है 2DG। क्या है? 2DG। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज। ये एक ग्लूकोज का पाउडर जैसे है। ठीक है, जिसका प्रयोग किसमें होगा? कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए। ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है, कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए। जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है, उसको ये ग्लूकोज 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज दिया जाएगा, जिससे उसको अंदर से कोरोना से लड़ने के लिए क्षमता, उसके अंदर की क्षमता बढ़ेगी। वो कोरोना से फाइट करेगा। इसको बनाया किसने है? इसको हमारे देश की आन बान शान DRDO ने बनाया है। किसने? DRDO ने। अब DRDO ने बनाया, DRDO के बारे में जान लें। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ध्यान करिएगा, सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष, मुख्यालय दिल्ली, स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO द्वारा बनाया गया 2DG वैक्सीन, 2DG ग्लूकोज, जिसका उपयोग कोरोना के मरीजों के उपयोग में होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चीन का कौन सा रॉकेट हाल ही में चर्चा में था? आप सभी ने न्यूज पे सुना होगा या अनेकों जगह सोशल मीडिया पे सुना होगा कि चीन का कोई रॉकेट है जो गिर रहा है। चीन का कोई रॉकेट लॉन्च किया गया था जो सफल नहीं हुआ, वो वापस गिर रहा था। उससे मीडिया में चर्चे थे कि वो जमीन पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा, लेकिन संतोष की बात यह है कि वो जाके समुद्र में गिरा है। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा है, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, चर्चा में क्यों था, वो सफल नहीं हुआ। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए ताइवेन फर्स्ट, ऑप्शन बी होप मिशन, ऑप्शन सी मंगलयान, ऑप्शन डी लॉन्ग मार्च 5B/2। इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें सही होगा लॉन्ग मार्च 5B/2। लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट जो था वो सफल नहीं हुआ, वो अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिससे मीडिया हुआ, सोशल मीडिया सब में अफवाहें फैलने लगी थी कि ये पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और ये जहां तक सही भी था, जहां पे गिरता वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता। लेकिन संतोष की बात यह है कि ये समुद्र में गिरा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग 3 ऑप्शनों को देख लेते हैं। ताइवेन फर्स्ट, चीन के द्वारा हाल ही में मंगलयान पर भेजा गया यान है। ठीक है, कौन सा है, ताइवेन फर्स्ट, किसके द्वारा भेजा गया, चीन के द्वारा। ठीक है, ध्यान करिएगा, ये किसके द्वारा है भेजा गया, चीन के द्वारा, जो सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। और ये होप मिशन किसके द्वारा भेजा गया, यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरत के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, ये अरब देश का पहला मिशन है जिसको भेजा गया है। कौन सा, होप मिशन। किसके लिए भेजा गया है, मंगल ग्रह के लिए। किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए। ठीक है, और जो सफलतापूर्वक पहले ही बार में सफल हो गया है। तो ये तो मान लीजिए दूसरा है, होप यूएई का जो मिशन है उसको भेजा गया, लेकिन ये दूसरा है जो पहले ही बार में सफल हुआ। तो पहला कौन है, पहला भारत का मंगलयान, भारत का है, कहां का है, भारत का मंगलयान। ठीक है, जो पहले बार में पहुंच गया था, पहले बार में मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। कब पहुंचा था, 2013 में छोड़ा गया और 2014 में पहुंच गया। किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, PSLV-C25। किस रॉकेट से, PSLV-C25 रॉकेट से भेजा गया। कब भेजा गया, 2013 में। पहुंचा कब, 2014 में। कब, 2014 में। तो हम लोगों ने जान लिया कि भारत का मंगल ग्रह पे जाने वाला पहला रॉकेट PSLV के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जो मंगलयान मिशन था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में घर घर जल योजना के तहत, कौन सा, हर घर जल योजना के तहत गांवों में 100% जल की आपूर्ति करने वाला कौन सा चौथा राज्य बना है, कौन सा चौथा राज्य बना है। ठीक है, कौन सा चौथा राज्य बन गया, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, और ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसमें से कौन सा सही होगा, जो चौथा राज्य बना है हर घर जल योजना के तहत गांवों में 100% जल की आपूर्ति कराने वाला। जल की 100% आपूर्ति किसने कराई, चौथा राज्य कौन बन गया, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में कौन बना है, पुडुचेरी चौथा राज्य बन गया। ठीक है, चौथा राज्य बन गया। तो पहला राज्य कौन था, या इनसे पहले के राज्य कौन थे, तो ध्यान करिएगा, आपके सुविधा के लिए हमने सीरियल से लिख दिया है। पहला राज्य कौन था, गोवा, दूसरा राज्य तेलंगाना, तीसरा राज्य अंडमान और निकोबार। तो पहला राज्य कौन था, 100% जल पूरा करने वाला हर घर जल योजना में, गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा बन गया है पुडुचेरी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी देखा था, हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था ना। तो ऑप्शन में आ गया तेलंगाना। तो तेलंगाना के सीएम कौन बने हैं, MK स्टालिन। कौन बने हैं, MK स्टालिन। ठीक है, अब पुडुचेरी के एन रंगा स्वामी। ठीक है,
एन रंगा स्वामी। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जोस जे कट्टर, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास और ऑप्शन डी उर्जित पटेल। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए जोस जे कट्टर। कौन सही है? जोस जे कट्टर, जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या नियुक्त हुए हैं? जोस जे कट्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त हो गए हैं। तो बाकी ऑप्शनों को देख लिया जाए। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। चलिए, सी डी देशमुख। सी डी देशमुख कौन है? भारत के प्रथम भारतीय, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? सी डी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो 24वें नंबर कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। इन्हीं के समय नोटबंदी हुई थी। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे नोटबंदी किसके समय हुई? उर्जित आर पटेल के समय। ठीक है, क्या हुई थी? नोटबंदी। ठीक ना, ध्यान करिएगा। पहले गवर्नर आरबीआई कौन थे? सी डी देशमुख, प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 25वें। और 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे, जिनके समय नोटबंदी हुई। चलिए इसी के साथ हम लोग कुछ आरबीआई के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जान लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई? किस अधिनियम? ठीक है, किस अधिनियम से हुई? तो 1934 के अधिनियम से। कब हुई इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। इसका मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई बाहरी नहीं आएगा, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अपने सपनों के लिए खुद ही तैयार होना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही जगना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये हम 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को कोरोना के समाधान के लिए $15 मिलियन का डिपॉजिट किसने किया है? किसने किया? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? किसने $15 मिलियन का डिपॉजिट किया है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ऑप्शन ए ट्विटर ने किया है। ठीक है, तो चलिए बाकी दो ऑप्शनों को देख लेते हैं। स्पेस एक्स के बारे में अभी हमने आपको बताया। स्पेस एक्स की कौन सी कंपनी है? स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। किसकी? एलॉन मस्क की। ठीक है, एलॉन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेस एक्स। ठीक है, एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा चंद्र मिशन 2022 में शुरू किया जाएगा। कौन सा मिशन? चंद्र मिशन। ठीक है, 2022 में भेजा जाएगा। उसका नाम क्या है? डॉग फर्स्ट, जिसमें पहली बार अंतरिक्ष में क्रिप्टो करेंसी भेजी जाएगी, जिसको डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी पहली बार अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। ठीक है, ध्यान करिएगा। ये कहाँ कंपनी है? अमेरिका की। ठीक है, यूएसए। चलिए तो इसके बाद हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन रूस ने एक
वैक्सीन जारी की है, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक लाइट। क्या है? स्पुतनिक लाइट, जिसका एक डोज कोरोना के संक्रमण में कामयाब है। एक डोज के कारण भी 80% वायरस खत्म हो रहा है। ठीक है, 80% कोरोना का संक्रमण कम हो जा रहा है। इसीलिए रूस ने एक डोज वाला वैक्सीन भी रूस ने बनाया। अब दुनिया का पहला वैक्सीन भी किसने बनाया? रूस ने। एक डोज वाला जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक लाइट। ठीक है, और जो 2 डोज की वैक्सीन थी स्पुतनिक वी, ठीक है, तो ये 2 डोज की थी, उसको भी किसने बनाया था? रूस ने। रूस की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो भारत में आएगी, जून या जुलाई के आसपास भारत में आनी लग जाएगी। ठीक है, तो भारत में फिर कितनी वैक्सीनें चलने लगेगी? 4 वैक्सीनें। एक तो स्पुतनिक वी हो जाएगी, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की, और कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई। ठीक है, और जो 2DG हमने अभी बताया, 2DG जो ग्लूकोज है उसको भी DRDO द्वारा बनाया गया। 3 हो गई, और एक स्पुतनिक वी आ रही है, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केरल की आयरन लेडी, कौन सी लेडी? आयरन लेडी कौन है जिनकी मृत्यु हो गई है? तो जो केरल की आयरन लेडी है ये कौन है? इंदिरा गांधी या KR गुरी अम्मा? तो कौन है? KR गुरी अम्मा। ठीक है, KR गुरी अम्मा। KR गुरी अम्मा तो हैं जो अम्मा के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिनको केरल का आयरन लेडी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छी राजनीतिज्ञ थी। क्या थी? बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थी। ठीक है, जिनकी मृत्यु किसके कारण हुई है? कोरोना के कारण, कोरोना के कारण। अब भारत की आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ई संजीवनी OPD, OPD का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पूरा ई संजीवनी OPD। ई का मतलब जो स्मॉल ई होता है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को किसने शुरू किया है? तो इसका मतलब ई संजीवनी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो मोबाइल है वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, उसमें विद्युत का काम होता है ना, उसका प्रयोग किसने? इलेक्ट्रॉनिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि बाहर जो बहुत ही दूर दराज के स्थान पे कोरोना के मरीज रह जा रहे हैं उनको इलाज करने के लिए ये सेवा शुरू की गई। इसमें आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर, ठीक है, रिटायर्ड डॉक्टर, ठीक है, रिटायर्ड डॉक्टर उनका उपचार करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही दूर दराज स्थान पे है जहाँ पे वाहन की सुविधा नहीं है, उनको वहाँ पे कोरोना की संक्रमण से वो घिरे हुए हैं, तो वहाँ पे उनको वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनको सजेस्ट किया जाएगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। इसके द्वारा उनको किया जाएगा। किसके द्वारा? आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टरों के द्वारा। किस सेवा के द्वारा? ई संजीवनी OPD, इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको शुरू किया है किसने? ऑप्शन देख लिया जाए, A CDAC, ठीक है, ऑप्शन B DRDO, ऑप्शन C इसरो, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो CDAC द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा? CDAC के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया हूं, आप भी इसको ध्यान से उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने लिखा क्यों है? सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कंप्यूटर सर्वर है, ठीक है, जिसने परम कंप्यूटर को, भारत के परम कंप्यूटर को बनाया है। परम कंप्यूटर को इसने बनाया है। किसने बनाया है? CDAC ने बनाया है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बाकी दो ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO की स्थापना हमने बतलाया। इसके मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई?
1958 में। कहां पर? इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, सतीश रेड्डी। इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या फुल फॉर्म है? इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में, 15 अगस्त 1969। ठीक है, ध्यान करिएगा, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 में। किसकी? इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। यह एनटीपीसी के परीक्षाओं में कई बार दोनों लोग पूछे जा चुके हैं, सतीश रेड्डी और के सिवान। ठीक है, ध्यान करिएगा। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958, इसरो की 1969। दोनों में 11 साल का डिफरेंट है। पहले देश की सेना बनेगी इसलिए डीआरडीओ की स्थापना हो गई, उसके बाद स्पेस में जाना है तो इसरो की स्थापना हो गई। ठीक है, 11 साल का अंतर, 11 साल बाद बना इसरो और 11 साल पहले डीआरडीओ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न, 9वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस में कोरोना मरीजों की सहायता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? कोविवैन हेल्पलाइन, मिशन हौसला, मुख्यमंत्री कोविड उपचार। इसमें से कौन सा सही है? सही है, कोविवैन हेल्पलाइन किसके द्वारा चलाई गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। कोविवैन हेल्पलाइन दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। और ये मिशन हौसला, ये किसके द्वारा चला गया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किसके द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, एमपी द्वारा। ठीक है, चलाया गया है। अब इसकी खासियत क्या है? तीनों खासियत क्या क्या है? कोविवैन हेल्पलाइन की खासियत है कि जिन मरीजों को वाहन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उनके लिए वैन का व्यवस्था किया जाएगा। मिशन हौसला के अंतर्गत पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा उत्तराखंड में ऑक्सीजन की आपूर्ति, जहाँ पे नहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाएगी। मरीजों को जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे मरीजों को उनकी आपूर्ति कराई जाएगी। जो भी कोविड-19 के तहत जो भी दिक्कतें उपलब्ध हो रही हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार के तहत भी कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हम लोगों ने अब तक करंट अफेयर के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखा। हमने हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, स्टैटिक जीके को आप पूरी तरह से अच्छी तरह से नोट करना और नोट करके पर डे 1 से 2 बार उसको पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए आप 2 टाइम भोजन करते हैं, एक बार सुबह में और एक बार रात में, तो इसी तरह इसको भी 2 टाइम आप यूज करना। हम गारंटी लेते हैं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी आप अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि दुनियादारी छोड़ो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। एक दिन दुनिया आपकी कदर जरूर करेगी। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, एक दिन दुनिया आपकी कदर जरूर करेगी। नहीं भी करेगी तो आप अपने फील्ड के आप बादशाह जरूर बन जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टैटिक जीके के भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको हम लोग आज पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देख लिया उसको आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज कर लें। पहला हमने क्वेश्चन कल का लिया था कि भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई। भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका किसने निभाई। ठीक है, तो भौगोलिक खोज हम कह रहे हैं कि आपको अगर पता ही ना हो कि हमको किस गांव में व्यापार करना है, आपका व्यापार, आप एक व्यापारी हो, आपको पता ना हो आपको किस गांव में व्यापार करना है, तो आप कैसे व्यापार करोगे। तो उस समय किसी को पता नहीं था, तो पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, कौन? पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोजों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम कह रहे हैं, हम आपको अगर पता चल गया कि भौगोलिक खोज तो हो चुकी, आपको गांव का पता चल गया, क्षेत्र का पता चल गया, मार्केट का पता चल गया, तो आप क्या करोगे? अपने सामानों को लेकर वहां पर
क्रय विक्रय करने के लिए आप लेकर जाओगे। उसी तरह पुर्तगाल का एक शासक था, पुर्तगाल का एक शासक था, कौन था? हेनरी, हेनरी नाम का एक शासक था। ठीक है, तो हेनरी नामक शासक ने क्या किया? हेनरी नामक शासक ने एक जहाज रानी स्थान पर, किस स्थान पर? जहाज रानी। ठीक है, अब जहाज रानी है तो भाई इसके नाम से लग रहा है कि जहाजों की रानी, कोई स्थान रहा होगा जिसको जहाज के लिए, जो पानी वाली जहाज होती है उसके लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन रहा होगा। तो इस समय आपके लिए परफेक्ट लोकेशन कौन सा हो सकता है? द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे हमारे भारत के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के छोटे छोटे द्वीप हैं, उसी तरह जहाज रानी भी कोई द्वीप रहा होगा। यहाँ पर हेनरी द नेविगेटर, कौन सा? हेनरी द नेविगेटर नाम का एक विद्यालय खोला। ठीक है, हेनरी शासक था कहाँ का? पुर्तगाल का, जिसने जहाज रानी नामक स्थान पर हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोला। स्कूल खुल गया। अब यहाँ पर तो पढ़ेगा कौन भाई? अगर नाविकों के लिए खुला तो नाविक ही पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पढ़ेगा कौन? नाविक। ठीक है, अब हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने 1460 में, कब? 1460 में अफ्रीका के पश्चिमी तट। अब मान लीजिए कि आप खड़े हो, आप हमारे सामने खड़े हो, तो हमारे सामने ये मान लीजिए कि ऐसे आप यहाँ पर हो। ठीक है, आप इस तरह खड़े हो, ये आप खड़े हो। ठीक है, तो आपका जो सिर है, ये जो सिर है यहाँ पर कौन सा है? उत्तर। ठीक है, उत्तर हो गया। ये आपका हाथ है, यहाँ पर कौन सा हो गया? पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया। किसने? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने। कब चले थे? 1460 में चले, और 1460 में ही कहाँ पर पहुंच गए? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। अब अफ्रीका का पश्चिमी तो तट है, तो उसको अफ्रीका पश्चिमी तट तो कहा नहीं जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा केप वर्डे। क्या कहा जाएगा? केप वर्डे। ठीक है, तो केप वर्डे का खोज हो गया। अब भाई अभी तो भी वहां पे आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के पश्चिमी साइड में क्या है? बहुत ही समुद्र है, वहां पे पानी है, समुद्र है। उधर तो उन लोगों को लगा कि भाई इधर कोई देश नहीं होगा, तो वो फिर शांत हो गए। फिर 1488 में ही हेनरी द नेविगेटर का छात्र था। 1488 में हेनरी द नेविगेटर का छात्र कौन था? डिमोस। कौन था? डिमोस ने, ठीक है, क्या किया? डिमोस ने अफ्रीका के दक्षिणी तट की खोज कर दी। अफ्रीका के, अब ये पश्चिमी तट की खोज इन्होंने कर दी, तो दक्षिणी तट की खोज कौन करेगा? डिमोस ने कर दिया। इससे डिमोस को, ये जो डिमोस ने खोजा, इसको क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। इसको क्या कहा गया? ये जो स्थान था दक्षिणी, इसको क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। क्या? गुड होप। ठीक है, जो अफ्रीका के दक्षिणी तट को क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप, और पश्चिमी को केप वर्डे। ठीक है, इसका एक और नाम मिलता है उत्तर सासा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया कि पश्चिमी तट की खोज हो गई और दक्षिणी तट की। अब उसके बाद आप लोगों ने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, सुना है ना? तो वास्को डिगामा 1498 में, कब? 1498 में। वो भी कहाँ का छात्र था? हेनरी द नेविगेटर का। 1498 में, 1498 में जो वास्को डिगामा था वो कहाँ पे है? भारत। और वो भारत के किस क्षेत्र पर? ये मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, ये भारत है कुछ, ये भारत हो गया। इसके किस क्षेत्र पे आया था? ये पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी, यहां पर आया। ठीक है, कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहां पर आया। अब ये किस जहाज से आया था? ये कोई भाई नाविक था तो नाव से आएगा ना। ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम क्या था? बारबोसा। क्या था? बारबोसा। ठीक है, बारबोसा जहाज से वास्को डिगामा भारत आया। किस बंदरगाह पे? कप्पक डाबू बंदरगाह। ये जो बंदरगाह था इसका नाम क्या था? कप्पक डाबू बंदरगाह। ठीक है, यहां पर
जमहूरी ने स्वागत किया और अरबों ने तिरस्कार किया। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1757 में। कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। उसके बाद इसमें किसने भाग लिया? रॉबर्ट क्लाइव ने और सिराजुद्दौला ने, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना 1759 का युद्ध, वेदरा का युद्ध, अंग्रेजों और डचों के बीच हुई। उसमें भी 1759, 57 के बाद 59, 2 साल बाद फिर हो गया। ठीक है। इसमें किसकी जीत हुई? इसमें भी अंग्रेज जीत गए। उसके बाद फिर हो गया 1760 में। कब हुआ? 1760 में। ठीक है। 1760 में वो, ये किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसमें भी अंग्रेज की जीत हो गई। अब यहां से अंग्रेज का रास्ता क्लियर होता चला रहा है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अब रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, अब कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है। हेक्टर मुनरो हो गया। और विपक्षी साइड में संयुक्त सेना की 3 कमान लोग थे, 3 कमान संभाल रहे थे। पहला था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा बंगाल के नवाब मीर कासिम, तीसरा अवध के नवाब सिराउद्दौला। अवध के नवाब सिराउद्दौला। ठीक है। अवध के थे, ये कहाँ के थे? अवध। और ये शाह आलम। ठीक है। और यहां पर मीर कासिम। तो हम लोगों ने यहां तक कल जाना था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इलाहाबाद की संधि कब हुई? अब यहाँ पे तो 1764, 1757 के बाद 2 साल के बाद ये प्लासी का युद्ध हो गया। ये प्लासी या वेदरा। ये कौन सा? वांडीवास। ठीक है। और उसके बाद बक्सर। कौन सा? बक्सर। प्लासी, वेदरा, वांडीवास और बक्सर। उसके बाद क्या होगा भाई? इतने तो युद्ध चल रहे थे। अब यहाँ पर इनकी किसकी जीत हुई? यहाँ पर भी अंग्रेजों की जीत हो गई। सब में अंग्रेजों की जीत हो रही है। अब तक अंग्रेज हारा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जीत होने के बाद जो मुगल बादशाह थे उनको इलाहाबाद में, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, इनको इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तब 1765 को अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है। तो यहाँ पर संधि हो गई, जिससे अंग्रेजों को बहुत सी कई जगह की दीवानियां मिल गई। जैसे कि अब हम आपसे संधि किसी न किसी शर्त में तो करेंगे। मान लीजिए हमारी आपसे लड़ाई हो गई, तो आप जीत गए हमसे, तो आप हमसे संधि कब करोगे? कहोगे कि भाई आप ये हमको चीज़ दोगे तब हम आपसे संधि करेंगे, तो हम नहीं करेंगे, जाओ। तो अगर हमको संधि करनी होगी तो हम आपसे क्या शर्त मानेंगे? नहीं करनी होगी, नहीं मानेंगे। उसी तरह इस संधि में शर्त माननी पड़ी शाह आलम द्वितीय को। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। पहला पॉइंट नोट करिएगा, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। अच्छा ठीक है। ये जब 1773 का एक्ट आया तो यहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1773 का एक्ट आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? लॉर्ड नाथ। कौन थे? लॉर्ड नाथ। अब इसके बाद 1773 के पहला पॉइंट तो हम लोगों ने जान लिया कि बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग।
बंगाल, अरे जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां पर? कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। कहां पर हुई? 1774 में कलकत्ता में। यहां इसके कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, इसमें कोई तो मुख्य न्यायाधीश होगा, उनका नाम क्या था? इनका नाम, मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा एम्पे, ठीक है, ये तो मुख्य न्यायाधीश हो गए। अब अन्य न्यायाधीश भी तो होंगे, उनका नाम क्या है? पहला लेमिस्टर, दूसरा चैम्बर्स, ये आप याद करने के लिए बता रहा हूं, लेमिस्टर, चैम्बर्स और तीसरा हाइड, ठीक है, लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ये हो गए मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, और 3 लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ठीक है। चलिए हम इन लोग इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कौन सा कानून लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कौन सा कानून लाया गया? इसके तहत गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल होता था, उसको ये पावर दी गई कि अब वो कोई भी कानून बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब तक आपके घर में कोई था, सीनियर था, आपके मान लीजिए पिताश्री थे, वो अब तक कानून, वो आपके घर के देख रेख करते थे। जब आपके बड़े भाई बड़े हुए तो उनको कमान दे दी गई, अब आप घर की खेती बाड़ी या अपना काम देखो। तो उसी तरह उसमें अब दखलंदाजी पिताश्री नहीं करते हैं। उसी तरह क्या किया गया, अब जो गवर्नर जनरल था इसको मुक्त कर दिया गया कि अब आप जो कानून बनाओगे उसको कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। तो इसमें बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। अब इसके बाद चलते हैं 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब पिट्स जो थे ये ब्रिटेन के पीएम बने, पिट्स प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लाया, ठीक है। कब लाया? 1784 में। और उससे पहले लॉर्ड नाथ जो 1773 में प्रधानमंत्री थे, उनकी और फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई। अब भाई गठबंधन सरकार है तो अगर एक भी ईंट गिरी तो गई सरकार। अब आपका बना बनाया मकान है और उसमें कह दिया जाए कि 2 लाइनें निकाल दो। अब मान लीजिए कि आपका मकान है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी है, अब हमसे कोई कह दे भाई ये 2 लाइनें निकाल दो, तो क्या होगा? आपका मकान जमीन में आ जाएगा। उसी तरह इनका भी कोई गठबंधन टूटा होगा, इनकी भी सरकार गिर गई। तो हम लोगों ने इसको जान लिया। अब चलिए चलते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब, इसके तहत ये प्रावधान लाया गया जो कंपनी का कार्यकाल है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 1773 के एक्ट में कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ाया जाएगा। इसके तहत बस एक ही प्रावधान था कि 20 वर्ष कंपनी के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आपसे यही कहेंगे, आप एक एक प्रश्न को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट। इसी के साथ अब हम आपसे कहेंगे कि आज के सेशन में आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को कमेंट करिए, एनालाइज स्ट्रेटेजी को कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।